सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम कवर करने वाले हैं अपना आईपीसी का सेकंड पार्ट अगेन स्टडीमेट से। आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर देना। ओके सी, अभी तक अपन ने सारी डेफिनेशंस को कवर कर लिया था। अब अपन चालू कर रहे हैं अपनी मेन प्रोसेस जिसको अपन बोलते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन प्रोसेस। ओके, इसके अंदर क्या करने वाले हैं, हम किसी भी कॉर्पोरेट को जिसका भी मतलब जिसने डिफ़ॉल्ट किया है बेसिकली उस डिफ़ॉल्ट करने वाले यानी कि कॉर्पोरेट डेटर भी उसको अपन बोलते हैं। अपन ने लैंग्वेज के अंदर देखा है डेफिनेशन में कि कॉर्पोरेट डेटर का है या फिर किसी भी कॉर्पोरेट का कह सकते हो जिसने डिफ़ॉल्ट किया है, उसका हम अब यहाँ पे CIRP करेंगे। CIRP एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू या तो हम उसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे या फिर उसको एकदम परमानेंटली ख़त्म कर देंगे। परमानेंट ख़त्म करना मतलब कि लिक्विडेट करना या बैंकरप्ट करना। ओके, तो ये चीज़ है वो अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और यहाँ पे कौन कौन से सेक्शन पिक्चर में आते हैं, सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 32 तक के अपने सेक्शन यहाँ पे पिक्चर में आएंगे। अभी के पर्पज़ से आप इतना समझ सकते हो कि हम यहाँ पे लगभग 1 घंटा नहीं तो 1.5-2 घंटा अराउंड इसमें लग जाएगा, लेकिन इसके अंदर सारी प्रोसेस अच्छे से कवर हो जाएगी और वो भी स्टडी मेट के थ्रू। तो आपके पास में ये मटेरियल तो होगा ही डेफिनेटली, कोई डाउट नहीं है। ओके, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास पुराना स्टडी मटेरियल भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको देख देख के जहाँ पे भी अमेंडमेंट वाला पार्ट है उसको साथ साथ में लिख सकते हो। सी, तो अब यहाँ पे अपन को क्या बोला है कि प्रोविजन रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशंस एंड लिक्विडेशन प्रोसेसेस है फॉर कॉर्पोरेट पर्सन आर कवर्ड इन पार्ट 2 ऑफ द कोड। और पार्ट 2 कहाँ से चालू होता है, यहाँ से। ओके, द पार्ट कंप्राइज ऑफ 7 चैप्टर। इस पार्ट के अंदर 7 चैप्टर्स है जिसमें सेक्शन 4 से लेके 77 तक के सारे सेक्शंस कवर हैं। ओके, अपन ने ऊपर देखा था, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। ये सारी डेफिनेशंस अपन कवर कर चुके हैं। ओके, यहाँ पे एक डायग्राम आएगा जहाँ पे उन्होंने सबसे पहले इनिशियली बताया है कि पार्ट 1 में कितने सेक्शन है। सी, ये हमारा पार्ट 1 है जो कि प्रीलिमिनरी था जिसमें सेक्शन 1 से 3 तक के कवर थे। अब पार्ट 2 है जिसके अंदर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन देखते हैं एंड लिक्विडेशन देखते हैं हम कॉर्पोरेट पर्सनस का। एंड यहाँ पे अगेन सेक्शन 4 से लेके 77 तक के है वो सेक्शंस कवर होते हैं जो कि लगभग 1 से लेके 8 पार्ट्स के अंदर है वो क्या किए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं। अगेन चैप्टर्स में डिवाइड किए गए हैं। तो टोटल 8 चैप्टर है जो अपन को यहाँ पे कवर करना है। ओके, और सेक्शन 4 से लेके 77 में टोटल कवर हो जाएगा। अब अपन चलते हैं वापस से यहाँ पे। तो सी, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ईच चैप्टर है वो डील करता है विथ डिफरेंट इश्यूज रिलेटिंग टू द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन। अभी अपन ऊपर देख के भी आए हैं। अब कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन है वो एक ऐसी प्रोसेस है ड्यूरिंग विच फिनेंशियल क्रेडिटर्स जो भी हैं वो असेस करेंगे वेदर द डेटर्स बिजनेस इज वायबल टू कंटिन्यू एंड द ऑप्शंस फॉर इट्स रेस्क्यू एंड रिवाइवल। ठीक है, एंड यहाँ पे उसको रेस्क्यू करने के एंड रिवाइव करने के क्या ऑप्शंस हैं इफ एनी। If the insolvency resolution process fails or financial creditors decides the business of debtor cannot be carried on in a profitable manner, it should be wound up। तो ये wound up हो जाने चाहिए। Debtor undergo the liquidation process and the asset of the debtor shall be realized and distributed by the liquidator। तो उसको realize and distribute किया जाएगा liquidator के द्वारा। अब इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है वो प्रोवाइड करती है कलेक्टिव मैकेनिज्म टू लैंडर्स टू डील विद दैट ओवरऑल डिस्ट्रेस्ड पोजीशन। तो देखो IRP एक ऐसी मैकेनिज्म है जिससे लैंडर्स जिन्होंने पैसा लगाया है, जिनका पैसा डिफॉल्ट किया है कॉर्पोरेट डेटर ने, वो इस तरह से वो डील कर सकते हैं ताकि ओवरऑल वो डिस्ट्रेस ना हो। मतलब कि डिस्ट्रेस में तो क्या होता है कि बस धड़ाधड़ लोग लेके भाग जाएंगे, एसेट्स को चोरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अल्टीमेटली फिर लेंडर्स को कुछ नहीं मिलता है। ओके, तो उससे बचने के लिए है वो IRP यहाँ पे अपन करते हैं। यह एक सिग्निफिकेंट डिपार्चर है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग, जो ऑलरेडी लीगल फ्रेमवर्क था ना उससे तो बहुत अच्छा ये कर दिया है। विच द ओनर्स टू इनिशिएट ए रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। और साथ साथ में यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस को भी है वो क्या किया जाता है, इनिशिएट किया जाता है। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब रिवाइवल वाली बात। ओके, उसको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं अगर वो रिवाइवल होने वाला है तो। और फिर अगर वो रिवाइव नहीं होता है तो देन लिक्विडेट करो, बात खत्म। ओके, अब यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें दे रखी है आपको कि भाई क्या क्या है या क्या नहीं है।
अब डेटर्स लेंडर्स में परस्यू डिस्टिंक्ट एक्शंस फॉर रिकवरी, सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट एंड डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग। और यहाँ पे जो डेटर्स है या फिर लेंडर्स है जो भी है वो अपने अलग अलग एक्शंस ले सकते हैं, या तो उनको रिकवर करना है, या फिर उन्हें अपनी सिक्योरिटी को इन्फोर्स करवाना है, या फिर डेप्ट को रिस्ट्रक्चर करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो कोड है वो एक टाइम बाउंड प्रोसेस क्रिएट करता है फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स। ठीक है, चाहे कंपनी की बात करो चाहे इंडिविजुअल की बात करो, ये यहाँ पे टाइम बाउंड है, और यही इस कोड की सबसे बड़ी अच्छी बात है। पहले तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यानी कि चलता ही जाता था, कहीं एंड ही नहीं हो रहा है। ओके, तो उस चीज़ को यहाँ पे रिजोल्व किया है कि नहीं, तुम टाइम बाउंड मैनर के अंदर है वो काम करोगे फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनीज एंड इंडिविजुअल। ये जो प्रोसेस है वो नॉर्मली 180 दिन के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर नहीं होती है तो हम 90 डेज से उसको एक्सटेंड कर देंगे। हाउ एवर जो ओवरऑल प्रोसेस होगी ना वो कंप्लीट हो जानी चाहिए विद एन आउटर टाइम लिमिट ऑफ 330 डेज। देखो 180 + 90 करोगे तो यहाँ पे आप कहोगे 270 डेज ही हुए। ओके, हाँ, तो नॉर्मली 270 डेज यानी 180 डेज अलाउड है, लेकिन 90 डेज का एक्सटेंशन दे दिया जाएगा, वो भी कुछ केसेस के अंदर ही सिर्फ। ओके, तो मैक्सिमम 270 हो सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये वाले जो दिन होते हैं ना वो जैसे मान लो कोर्ट ने स्टे लगा दिया, ओके, ये वाले पीरियड को इंक्लूड नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पे ओवरऑल लिमिट लगा दी कि मैक्सिमम जो दिन हो सकते हैं ना वो 330 डेज हो सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। ओके, मतलब 320 दिन के अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, इस प्रोसेस को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। हाउ एवर इन सर्टेन एक्सेप्शनल केस, अगर कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा वो आ गए ना एक्सेप्शनल केस, तो फिर अथॉरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो एक्सटेंड कर सकते हैं टाइम बियॉन्ड 330 डेज, यानी कि इससे ज़्यादा भी है वो ग्रेटर देन 330 डेज है, वो क्या कर सकती है, टाइम आपको अलाउ कर सकती है। इतने में कोई डाउट नहीं आया होगा। ओके, ये वाला आगे आएगा भी। नॉर्मली यहाँ पे स्टडी मेट में पता है क्या है, पेजेस ऑफ नंबर अपन को ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि सेम थिंग मल्टीपल टाइम्स रिपीट्स है। तो अगर आप एक बार अच्छे से गो थ्रू भी करते हो ना तो आपको सब समझ आ जाएगा। देखो ये तो था नॉर्मल CIRP, नॉर्मल रिजोल्यूशन प्रोसेस। ओके, लेकिन वही बात करूं कि यहाँ पे एक फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन प्रोसेस भी अपन पढ़ेंगे आगे, तो उसके अंदर सिर्फ ये बोला है कि अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन भी हो जाएगा, और वो कितने दिन का होगा, 90 डेज का होगा, और इसमें भी एक्सटेंशन मिलेगा, लेकिन वो मैक्सिमम 45 डेज का होगा। ओके, यहाँ पे लिखा नहीं है। इफ इंसॉल्वेंसी कैन नॉट बी रिजोल्व, दो असेट जो है बोरोवर का वो सोल्ड किया जाएगा टू रीपे द क्रेडिटर्स को रीपे करने के लिए। तो अब बात करते हैं कि इसकी प्रोसेस का फ्लो कैसे होता है, मतलब किस तरह से आप आपने किसी कंपनी को दे रखे थे उधार रुपए, ठीक है, 5 करोड़ रुपए, अब वो खा के बैठ गई, वो आपके पैसे नहीं दे रही, तो अब आप क्या करोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, किसके पास में, NCLT के पास में, किसके द्वारा, फाइनेंशियल क्रेडिटर, बिकॉज आपने 5 करोड़ रुपए लगाए तो आप फाइनेंशियल क्रेडिटर हो। मान लो आपने 5 करोड़ रुपए तो लगाए डायरेक्टली, ठीक है, 2 करोड़ का उसको माल दिया था मतलब कि रॉ मटेरियल सप्लाई किया था, तो अब 2 करोड़ के लिए आप यहाँ पे हो जाओगे ऑपरेशनल क्रेडिटर, ठीक है, या फिर कॉर्पोरेट एप्लीकेंट के अंदर सारे बंदे आते थे, ठीक है, अदर देन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर। ओके, जितने भी लीगल पर्सन है सारे कॉर्पोरेट एप्लीकेंट में आते हैं, अदर देन फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट के द्वारा भी यहाँ पे की जा सकते हैं, मतलब कि कॉर्पोरेट डेटर भी हो गया। ओके, वो खुद अपने लिए भी कर सकता है और भी कोई कर सकता है। कंडीशन क्या होगी, वही उसका डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, क्योंकि ट्रिगर पॉइंट IBC के लिए क्या है कि डिफ़ॉल्ट होना नेसेसरी है, समझ के। तो यहाँ पे तीनों कर सकता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, यानी कि मैं भी अपने अगेंस्ट में IBC इनिशिएट कर सकता हूँ, बिकॉज मैं रिवाइव नहीं कर पा रहा। अगर आपको एग्जांपल के लिए बताऊँ तो पहले एयरसेल आया था। ओके, तो एयरसेल का ऐसे हो गया था, जो सिम वगैरह आती थी तो उन्होंने खुद के अगेंस्ट में क्या कर लिया था, IBC सूट फाइल कर लिया था कि भाई हमारे पास में अच्छी नेटवर्थ है, अच्छी एसेट बेस है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि हम लोगों को सैलरी कहाँ से दें। ओके, तो इसीलिए फिर वो कहते हैं कि हमें एक अच्छे टेक्निकल बंदे की ज़रूरत है जो कि हमें रिवाइव कर सके। तो इसके लिए भी कॉर्पोरेट एप्लीकेंट भी अपने अगेंस्ट में CIRP फाइल करता है। ओके, तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है, किसको, NCLT को, या फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी आप उससे बोल सकते हो। उसके बाद में एडजुडिकेशन होगा, ठीक है। अब NCLT या तो उसको एक्सेप्ट कर लेगी, एडमिट कर लेगी, या फिर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है यहाँ पे। ओके, वंस या तो वो एक्सेप्ट करेगी या फिर वो उसको रिजेक्ट कर सकती है। उसके बाद में मोरेटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट है वो हो जाएगा। ओके, मोरेटोरियम घोषित हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे मोरेटोरियम मतलब कि सारी चीज़ें उसके अगेंस्ट में कोई भी अब लीगल एक्शंस नहीं ले सकता है। ओके, कोई भी उसके एसेट को सोल्ड नहीं कर सकता, कोई भी उसके एसेट को बाई नहीं कर सकता है।
इस तरह से मोरेटोरियम अपन सेक्शन 14 के अंदर पढ़ेंगे, वहाँ पे अच्छे से बताया हुआ है कि मोरेटोरियम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। नॉर्मली लैंग्वेज में आपको ये बता रहा हूँ कि मोरेटोरियम का मतलब होता है कि अब कंपनी के अगेंस्ट में कोई और सूट फाइल नहीं कर सकता। ओके, जो भी एग्जिस्टिंग सूट्स है वो कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन एक बार के लिए रुक जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे जो क्या बोलते हैं उसके बिजनेस की जो एसेट्स हैं, ठीक है, वो उसको कोई भी सेल या परचेज नहीं कर सकता है ड्यूरिंग द मॉनिटोरियम पीरियड। ओके, पब्लिक अनाउंसमेंट कर देंगे कि भाई इस कंपनी का CIRP इनिशिएट हो गया है, जो जो लोगों के डेप्ट बाकी है वो सारा क्लेम अपना लिस्ट बना के, अपनी लिस्ट बना के, और सारा का सारा क्या करेंगे, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, IRP बोलते हैं उसको, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को सबमिट करेंगे। ओके, IRP को देखो यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो गया IRP का। ओके, जैसे ही IRP अपॉइंट होगा वो COC को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। COC क्या होती है, IRP कौन होता है, वो वाला प्रोफेशनल बंदा है जो बाकी सारी प्रोसेस देखेगा। ओके, और साथ में फॉर्मेशन होगा COC का। अब COC का फॉर्मेशन क्यों जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे कमिटी ऑफ क्रेडिटर है वो डिसीजन लेगी। अब हो सकता है सूट तो आपने फाइल किया क्योंकि आपका 5 करोड़ का डिफॉल्ट हुआ, हो सकता है ना दूसरे बंदे भी हों फाइनेंशियल क्रेडिटर में, उनका 10 करोड़ का डिफॉल्ट होगा, उन किसी का 1 करोड़ का होगा, किसी का 5 करोड़ का होगा, किसी का कितना 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 ऐसे होगा। तो अब जब सेटलमेंट किया जाएगा तो सिर्फ आपका नहीं किया जाएगा, सबका ही किया जाएगा, राइट। तो यही है कि वो COC कंस्टिट्यूट करेगा, COC के अंदर मोस्टली फाइनेंशियल क्रेडिटर आने वाले हैं। उसके बाद में फिर यही IRP क्या कर देगा, जैसे COC कंस्टिट्यूट कर देगा फिर COC डिसाइड करेगी कि ये IRP को कंटिन्यू रखना है या फिर नया RP अपॉइंट करना है, मतलब पुराने वाले बंदे को ही कंटिन्यू रखना है या फिर नया बंदा अपॉइंट करने का है। ओके, जैसे ही वो नया बंदा अपॉइंट करेंगे तो वो कंट्रोल ले लेंगे, टेकिंग कंट्रोल द मैनेजिंग द ऑपरेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डायरेक्टर बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो ये जो नया बंदा आया है ना, ये बिजनेस को कंट्रोल में ले लेगा अब अपने। ओके, अब सारी चीज़ें उसके कहने के अकॉर्डिंग चलेंगी, MD CEO सब अपनी पोस्ट से उतर जाएंगे, और अब रिलायंस के मतलब जो भी कंपनी थी ना उसके बंदे के ऊपर इसका कंट्रोल आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद में अपॉइंटमेंट होगा। अपॉइंटमेंट किसका होना है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर का। ओके, रजिस्टर्ड वैल्यूअर का अपॉइंटमेंट क्यों हो रहा है, देखो कंपनी की एसेट्स होगी, ओके, एसेट्स होगी एंड कंपनी की ही लाइबिलिटी होगी। तो जो एसेट आ रही है सारी की सारी, ओके, अब उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होनी चाहिए ना, तो यही वैल्यू इंपॉर्टेंट है हमारे पर्पस के लिए कि भाई रियल में वैल्यू क्या है, और ये वैल्यू कौन डिटरमाइन करेगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो इसको अपॉइंट किया जाएगा। साथ में वो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड इनविटेशन देगा फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, वो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम देगा कि भाई ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी एसेट है, ये लाइबिलिटी है, और साथ में वो जिस बंदे को इंटरेस्ट होगा, ओके, आके मतलब एक तरह से ऑक्शन करेगा या फिर प्राइस रखेगा कि मैं आपको इस असेट के लिए इतने पे कर दूंगा, तो इंटरेस्ट एक्सप्रेशन के लिए ये चीज़ प्रिपेयर किया जाएगा मेमोरेंडम। उसके बाद में जो भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को क्या किया जाएगा, सबमिट किया जाएगा। ओके, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट मतलब कि जो कि रिजोल्यूशन प्लान बना रहा है। रिजोल्यूशन एप्लीकेंट कौन होता है, जो रिजोल्यूशन प्लान बना रहा है। ओके, अब ये प्लान बनाना क्या जरूरी है क्या कि मैं ही बनाऊँ, ओके, मतलब लिक्विड ये कौन बोलता है, जो RP अपॉइंट हुआ है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, क्या जरूरी है वही रिजोल्यूशन प्लान बनाएगा, बिल्कुल नहीं। नॉर्मली कौन बना सकता है, कोई भी बना सकता है। जो रिजोल्यूशन प्लान बनाएगा ना उसे रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बोल देंगे। ओके, और उसको फिर ये क्या होगा, ये वाला एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो सबमिट किया जाएगा कि लोग इतना इतना देने के लिए तैयार है। उसके बाद में वो प्रोविजनल एंड फाइनल लिस्ट बनाएगा रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स की बाय द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब ये हो सकता है ना कि ये एक बंदा ना होके, ओके, आपके जितने क्रेडिटर थे ना सारे के सारे, मान लो 15 क्रेडिटर थे, सारों ने बोला कि ये मैं मतलब इतने में ये प्लान सही रहेगा रिवाइवल के लिए, दूसरे ने कहा ये, तीसरे ने कहा ये, कॉर्पोरेट डायरेक्टर भी खुद आ गया कि ये प्लान ज़्यादा सही रहेगा, तो मल्टीपल प्लान्स इसके पास हो जाएंगे। तो वो उनकी लिस्ट बनाएगा, ओके, प्रोविजनल एंड फाइनल लिस्ट बनाएगा रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स की। ओके, वो इश्यू करेगा रिक्वेस्ट फॉर रिजोल्यूशन प्लान। ओके, वो रिक्वेस्ट करेगा रिजोल्यूशन प्लान की, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम की एंड इवैल्यूएशन मैट्रिक्स की टू ऑल प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स। और उसके बाद में फिर वो क्या करेगा, ये जो प्लान है ना इसको हर एक का कंपेयर करेगा, सबका आपस में कंपेयर करेगा, और कंपेयर करके एक मैट्रिक्स प्रिपेयर करेगा कि भाई इसके अंदर है वो इतना 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 इतना, इसका इतना इतना है, और जो सबसे ज़्यादा सही लगेगा ना फिर वो रिजोल्यूशन प्लान है वो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को फाइनल लिस्ट के साथ में सबमिट करेगा। या तो ये अप्रूव कर देगी या रिजेक्ट करेगी, कौन करेगी, अब COC पिक्चर में आ जाएगी वापस से। अभी तक तो क्या चल रहा था, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक, ओके, उसने क्या किया, कंट्रोल लिया बिजनेस का,
उसकी वैल्यू करवाई, वैल्यू करवा के प्लान्स बनवाई मल्टीपल लोगों से, और उन प्लान्स को इवेल्यूएट करके एक मैट्रिक्स बनाई है। अब वो मैट्रिक्स है वो कमेटी के सामने प्रेजेंट करेगा। ओके, कमेटी के सामने प्रेजेंट करेगा तो या तो वो अप्रूव कर सकती है या फिर वो रिजेक्ट कर देगी। ओके, और अगर वो अप्रूव या रिजेक्ट करती है रेजोल्यूशन प्लान को, सीओसी को, अगर सीओसी अप्रूव कर देती है तो इतने से काम नहीं चलेगा। सीओसी ने अगर अप्रूव किया तो फिर वो आगे जाएगा एनसीएलटी में, यानी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास में, एंड फिर वो अगर अप्रूव करती है तो अप्रूव होगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो ये पूरी प्रोसेस है, और प्रोसेस को कंप्लीट करने की टाइम लिमिट कितनी है? ये पूरी टाइम लिमिट नॉर्मली 180 डेज है। ओके, अब 90 डेज का एक्सटेंशन कब दिया जाएगा? 90 डेज का एक्सटेंशन तब दिया जाता है जब अपन ने देखा ना कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है, ओके, जो ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, अगर ये है वो क्या करता है, सीओसी से अप्रूव करवा के, सीओसी से यानी कि कमेटी से अप्रूव करा के एनसीएलटी को फाइल करता है कि भाई हमें थोड़ा टाइम और ग्रांट कीजिए, हम अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाए, तो फिर होगा। समझ में आई बात? अगेन सीओसी की अप्रूव कैसे माना जाएगा? अगेन 66% मेजोरिटी अगर उसको अप्रूव करती है तो माना जाएगा। ये अभी आगे पढ़ेंगे अपन। ओके, देखो अब यहाँ पे एक केस भी आया था, यहाँ पे जैसे पॉइंट नंबर 20 कहाँ पे मार्क किया हुआ है, सी यहाँ पे देखो बियॉन्ड 330 डेज भी दिया गया था, लेकिन बियॉन्ड 330 डेज कब दिया था? अपीलीट ट्रिब्यूनल ने। एक केस है इसार स्टील इंडिया लिमिटेड वर्सेस सतीश कुमार गुप्ता एंड ओवरसीज अदर्स। ये एक सिविल अपील थी जिसके अगेंस्ट में है वो, फिर इतना टाइम ग्रांट किया गया था। ओके, तो अब भी अपन ने इसको लीगल टेक्स्ट में पढ़ा है, अब भी अपन इसको डायग्राम फॉर्म में पढ़ रहे हैं। ओके, CIRP ओके कब इनिशिएट होगी? सबसे पहले तो डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। ओके, कमिटमेंट ऑफ डिफ़ॉल्ट, जैसे ही डिफ़ॉल्ट हुआ आपके साथ में, आप क्या करो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी कि एनसीएलटी को एप्लीकेशन फाइल कर दो। जैसे आप फाइल करोगे तो फिर IRP अपॉइंट हो जाएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ IRP होगा तो वो COC कंस्टिट्यूट करेगा, COC RP को बनाएगी। अब वो RP यही बंदा हो सकता है या फिर डिफरेंट भी हो सकता है, ये किसकी टेंशन है? ये COC की टेंशन है। ओके, उसके बाद में फिर जो RP अपॉइंट होगा वो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएगा। ओके, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड साथ में EOI बनाएगा। ओके, इनवाइट करेगा EOI के लिए, यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि कंपनी की जो जो एसेट होगी ना उनका पूरा एक डिटेल बना लेगा। ओके, ये तो क्या है, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम है। ओके, फिर लोगों को कहेगा कि आओ भाई आप बताओ कि किस किस एसेट के लिए आप कितना कितना देने के लिए तैयार हो। ओके, और फिर वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या करेगा, सबमिट करेगा रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को। उसके बेसिस पे वो प्लान बना के किसको देंगे, इसको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को देंगे, वो उनको इवेल्युएट करेगा। ओके, एंड देन फिर उसको COC के सामने प्रेजेंट करेगा मैट्रिक्स बना के। अब दो चीज़ें होगी, या तो COC ने अप्रूव कर दिया या फिर COC ने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट किया तो डायरेक्टली लिक्विडेशन में चले जाओ, अगर COC ने अप्रूव किया है तो फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको अप्रूव करेगी तो ओके, ठीक है, तो CIRP चलती रहेगी रिवाइवल वाला। और अगर CIRP यहाँ पे रेजोल्यूशन प्लान रिजेक्ट हो गया तो अगेन लिक्विडेशन में जाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? सी, अब सबसे पहला पॉइंट कि एप्लीकेशन कैसे करेंगे एनसीएलटी को, तो सी सेक्शन 3 क्लोज 12 ऑफ द कोड है ना, वो बोलती है कि डिफ़ॉल्ट का मीनिंग क्या है, मतलब डिफ़ॉल्ट इज़ द ट्रिगर पॉइंट। जैसे अगर आप GST पढ़ते हो तो वहाँ पे सप्लाई इज़ द ट्रिगर पॉइंट, तो सप्लाई होने के बाद में सारी चीज़ें होंगी। ऐसे ही डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट है, वो ट्रिगर पॉइंट है तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट को परिभाषित करना ज़रूरी था कि भाई डिफ़ॉल्ट का रियल मीनिंग क्या है। या तो पहली चीज़ नॉन पेमेंट ऑफ डेप्ट, जो आपका डेप्ट था उसका पेमेंट नहीं किया है। when whole or any part or installment of the amount of the debt has become due and payable and is not paid by the debtor or the corporate creditor। ओके, कॉर्पोरेट डेटर के द्वारा कोई भी अमाउंट आपका पे नहीं किया जाता है तो उस केस के अंदर आपका डिफ़ॉल्ट ट्रिगर हुआ मान लिया जाएगा। कॉर्पोरेट डेटर कौन होता है? अपन ने डेफिनेशन में पढ़ा था, कोई भी कॉर्पोरेट एप्लीकेंट हो सकता है, ओके, जो कि लीगली कंस्टिट्यूट हुआ हो। ये जो प्रोविजन है रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, वो एप्लीकेबल होंगे ओनली व्हेन द अमाउंट ऑफ द डिफॉल्ट इज 1 लाख रुपीज और मोर। सी, इनिशियली ये 1 लाख रुपीज थी। ओके, कोड के अंदर जो लैंग्वेज लिखी है कि आपका एटलीस्ट मिनिमम 1 लाख रुपए का तो डिफॉल्ट होना चाहिए। ओके, आपने किसी को 1 लाख से ज़्यादा रुपए देने होने चाहिए और वो आपका डिफॉल्ट कर जाता है। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए आपने पहले 1 लाख दिए। ओके, 1 लाख देने के बाद में उसने 40,000 आपको पे कर दिए, या फिर मान लो 5,000 पे कर दिए। ओके, और 95 खा के बैठ गया, तो क्या आप उसके अगेंस्ट में CIRP कर सकते हो? नहीं।
ओके, बिकॉज यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का अमाउंट 95,000 है। ये जो डिफ़ॉल्ट है ये 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, ये 100K से ज़्यादा होना चाहिए, तो उस केस में आप IBC में जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते हो। ठीक है, अब भी मैं बता दूं कि कोविड के बाद से ना इस अमाउंट को जो 1 लाख रुपए थी उसको कितना कर दिया गया है, 1 करोड़ रुपीज़ कर दिया गया है। ओके, 1 करोड़ रुपीज़ है वो कर दिया गया है। However, the central government has by notification raised the threshold value of minimum amount of default। जो minimum amount of default होगी ना वो कितनी कर दी गई है, 1 करोड़ रुपीज़ एज पर सेक्शन 4 ऑफ द कोड, कि मिनिमम अब 1 करोड़ का डिफॉल्ट होगा तभी आप CIRP इनिशिएट कर सकते हो, ताकि चिंदी लोग, छोटे छोटे लोग हैं, वो IBC में आके अपना टाइम वेस्ट ना करें। ओके, तो ये 1 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पे मिनिमम एप्लीकेबिलिटी कर दी। प्रोवाइड किया है फर्दर, प्रोवाइडेड फर्दर, what happened, wait a moment, yeah, provided further the central government में by notification specify कर सकती है ऐसे minimum amount of default of higher value which shall not be more than 1 करोड़ रुपीज़। ओके, तो इसमें यही लिखा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ना पहले ये था कि उन्होंने 1 लाख लैंग्वेज के अंदर लिख दिया और वो 1 करोड़ कर दिया। ओके, अब उनके पास पावर था कि वो 1 लाख को बढ़ा के 1 करोड़ रुपए तक मैक्सिमम कर सकते हैं, तो अभी करंट में उन्होंने 1 करोड़ कर ही दिया है। ओके, तो यही बात इन्होंने बोली है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो जो मिनिमम अमाउंट है उसको एक हायर वैल्यू पे लेके जा सकते हैं, जो कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 1 करोड़ रुपीज़, उससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। ओके, फॉर मैटर्स रिलेटिंग टू द PPIRP ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स अंडर चैप्टर 3A। ओके, अब यहाँ पे PPIRP का भी उन्होंने डाल दिया कि इनके रिगार्डिंग भी है, वो कॉर्पोरेट डेटर अंडर चैप्टर 3A है, वो इतने से एक्सीड नहीं करेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि बोलता है हमारा फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन बिफोर NCLT। NCLT के अगेंस्ट में आप फाइल कैसे करोगे एप्लीकेशन को, तो CIRP है वो इनिशिएट की जा सकती है अगेंस्ट एनी डिफॉल्टिंग कॉर्पोरेट डेटर, कोई भी डिफॉल्टिंग कॉर्पोरेट डेटर है उसके अगेंस्ट में CIRP है वो इनिशिएट की जा सकती है। ओके, बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर CIRP बिफोर NCLT। ओके, NCLT के अगेंस्ट में CIRP आप इनिशिएट कर सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं, मतलब वही है, एप्लीकेशन फाइल करो। हु कैन इनिशिएट, हु कौन, मतलब कि कॉर्पोरेट डेटर है अगर डिफॉल्ट कर देता है तो 3 बंदे, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ, यानी कि यहाँ पे कॉर्पोरेट एप्लीकेंट हो गया। ओके, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है वो क्या कर सकता है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट में फिर फाइनेंशियल और ऑपरेशनल क्रेडिटर भी आ जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे अपन कॉर्पोरेट डेटर वर्ड ज़्यादा अच्छे से यूज़ करते हैं। तो मतलब FC वाले फाइनेंशियल, जिन्होंने आपको पैसा कैश में दिया वो कर सकते हैं, जिन्होंने आपको माल दिया वो कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, आपका डिफॉल्ट है वो ग्रेटर देन 1 करोड़ होना चाहिए, तब भी आपके अगेंस्ट में किया जा सकता है। ओके, in respect of such corporate debtor in manner as provided under this chapter। okay, प्रोविजन एंड प्रोसीजर्स क्या है रिलेटिंग टू ईच इनिशिएटर्स आर डिफरेंट, और दोनों मतलब कि अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर जाते हैं ना तो उनकी प्रोसीजर अलग है, ऑपरेशनल क्रेडिटर जाता है ना तो उसकी प्रोसीजर अलग है, एंड कॉर्पोरेट डेटर अपने आप जाता है ना तो उसकी प्रोसीजर अलग है। ये चीज़ इसमें बोली है कि तीनों की प्रोसीजर अलग है अगर आप CIRP इनिशिएट करवाना चाहते हो तो। अब बात करते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर की। फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो कोई भी पर्सन हो सकता है जिसने फाइनेंशियल डेप्ट ओज किया हो, एंड इंक्लूड करता है एक पर्सन टू होम सच डेप्ट इज लीगली असाइन और ट्रांसफर टू, और किसी बंदे को अगर लीगली है वो क्या किया है, असाइन किया गया है डेप्ट को या फिर ट्रांसफ़र किया गया है, तो उस बंदे को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अब बात करते हैं सेकंड, ऑपरेशनल क्रेडिटर। ये एनी पर्सन टू होम ए ऑपरेशनल डेप्ट इज ओड, किसी बंदे को अगर ऑपरेशनल डेप्ट ओ किया गया है। ओके, मतलब एक तरह से बस इसने यही बताया, अगर आपने पैसा दिया है तो आप फाइनेंशियल क्रेडिटर हो, अगर आपने माल दिया है, ऑपरेशनल डेप्ट मतलब कि माल दिया है या फिर आप एम्प्लॉइज हो, ठीक है, ये ड्यूरिंग द ऑपरेशंस आप जनरेट हुए हो तो वो आप ऑपरेशनल क्रेडिटर हो गए। कॉर्पोरेट पर्सन जो कि है वो डेप्ट ओन करता है एनी पर्सन से। ओके, मतलब ये खुद ही हो गया, ये खुद ही अपने आप में जाके क्या कर सकता है, CIRP इनिशिएट कर सकता है। अब बात करते हैं इनिशिएशन ऑफ CIRP बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो कैसे इनिशिएट करेगा CIRP को। ओके, मतलब कैसे वो उसके अगेंस्ट में प्रोसीजर चालू करवाएगा, तो वो एप्लीकेशन फाइल करेगा। अब एप्लीकेशन कैसे फाइल करेगा, या तो वो इटसेल्फ कर सकता है, ओके, या तो वो अपने आप कर सकता है जाके, या फिर वो जॉइंटली विद अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर भी कर सकता है। ओके, दूसरे फाइनेंशियल, लाइक मान लो PNB वालों का डिफॉल्ट हुआ तो वो क्या कर सकते हैं, उस बंदे का जिसने डिफॉल्ट किया उसने SBI BOB इनसे भी ले रखा था, तो तीनों मिल के भी कर सकती है और वो इंडिविजुअली खुद से भी कर सकती है, और एनी अदर पर्सनस
ऑन बिहाफ ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर, या फिर वो किसी सीए को या फिर किसी लॉयर को अपॉइंट कर सकती है कि भाई तू हमारे बिहाफ पे क्या करो, इस बंदे के अगेंस्ट में CIRP इनिशिएट करवाओ. As may be notified by the central government, may file an application for initiating CIRP against a corporate debtor before the adjudicating authority when a default was occurred. तो जब भी डिफॉल्ट occur होता है तो वो उसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं, सिंपल CIRP इनिशिएट कर सकते हैं. प्रोवाइडेड डेट फॉर द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स रेफर टू इन क्लोज A and B of subsection 6A of section 21, an application for initiating corporate insolvency resolution process against the corporate debtor shall be filed jointly, वो jointly फाइल की जाएगी by not less than 100 of such creditor in same class or not less than 10% of the total number of such creditor which in the same class which average less. तो क्या बोला कि अगर आप फाइनेंशियल क्रेडिटर हो, ओके, जैसे कि 21(6)A के अंदर बताया हुआ है, तो फिर आपको CIRP इनिशिएट करने के लिए है, ओके, वो जॉइंटली आप एप्लीकेशन करोगे, लेकिन मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, वो मिनिमम नॉट लेस देन 100, यानी कि 100 से कम नहीं होना चाहिए ऑफ सच क्रेडिटर इन सेम क्लास, और नॉट लेस देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच क्रेडिटर, या फिर वो 10% से वो कम नहीं होने चाहिए. कि टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर है मान लो 50, तो उसमें से 10% हो गए 5, तो मिनिमम 5 लोग तो आके आपको अप्लाई करना चाहिए. समझ में आई बात. अब बात करते हैं प्रोवाइडेड फर्दर दैट फॉर फाइनेंशियल क्रेडिटर हु आर अलॉटीज अंडर ए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. अब एक बार है ना, इसके नीचे डायग्राम है, मैं आपको उससे पहले फटाफट कराता हूँ और उसके बाद में फिर अपन चलते हैं इसी को समझने. ओके, ये अभी तक CIRP फाइनेंशियल क्रेडिटर वाली ही चल रही है कंटिन्यूसली. यहाँ पे एग्जांपल्स आ गए एंड फाइनेंशियल क्रेडिटर वाली समरी. जिन्होंने सब मिक्स ही कर रखा है तो कोई बात नहीं, था तो सही बट नहीं, यहाँ पे इन्होंने समरी भी नहीं दे रखी. चलो कोई बात नहीं, अपन वापस इधर ही आ जाते हैं. यहाँ से एक एक लीगल टेक्स्ट बताता हूँ, फिर मैं आपको ना इसका डायग्राम भी बनवा दूँगा, तो वहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा कि कितने कितने टाइम में क्या क्या प्रोसेसेस होनी होती हैं. सी, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था. तो प्रोवाइडेड फर्दर कि जहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर अलॉटीज है, ठीक है, मतलब ये किसके लिए बात है, सिर्फ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट वालों के लिए बात है. अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हो ना तभी आपके ऊपर ये एप्लीकेबल है, नॉर्मली मत सोचना इसमें. अगर आप अलॉटीज हो ना, क्योंकि देखो ऊपर वाले केस में क्या था, आप फाइनेंशियल क्रेडिटर थे, ओके, और वो क्लोज ए में ये वाला ही होगा, ओके. अलॉटीज हो फॉर द एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर, तो वो भी जॉइंटली फाइल की जाएगी. अगेन यहाँ पे भी 100 वाली नोटिस की कंडीशन है, मिनिमम 100 होने चाहिए एंड नॉट लेस देन 10% होने चाहिए. ओके, मतलब ये किसके लिए है, जैसे मान लो कि अभी आप तो सिटी लोग में रहते होगे ना, तो सिटी लेवल पे आपको पता है कि बिल्डर्स वगैरह क्या कर लेते हैं, आपसे पहले एडवांस रिसीव कर लेते हैं. ओके, एडवांस पैसा ले लेते हैं और उसके बाद में फिर वो घर बना के नहीं देते हैं या फिर भाग जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, ठीक है. तो उस केस में फिर बिल्डर्स के अगेंस्ट में इनिशिएट करोगे आप जब एप्लीकेशन, तो फिर आप ऑपरेशनल क्रेडिटर होगे या फाइनेंशियल क्रेडिटर. तो उस केस में आप फाइनेंशियल क्रेडिटर होंगे, ऑपरेशनल नहीं होंगे, क्योंकि आपने कैश पे किया है यहाँ पे. और जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो वो उसमें कंडीशन देती है कि मिनिमम 100 लोग या फिर 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है, दोनों में से जो भी कम हो उतने लोग क्या कर सकते हैं, CIRP इनिशिएट करवा सकते हैं उस बिल्डर के अगेंस्ट में. समझ गए. Provided also that where an application for initiating the CIRP against a corporate debtor has been filed by a financial creditor referred in the first or second proviso and has not been admitted by adjudicating authority, such application shall be modified to comply with the requirement of the first or second proviso as the case may be within 30 days. तो यहाँ पे 30 days का टाइम दे दिया कि भाई आप ऊपर जो प्रोवाइजो आए हैं तो उनके अंदर 30 दिन का टाइम दिया है. अगर NCLT ने रिजेक्ट भी कर दिया ना, तो फिर उस केस के अंदर आप उसको करेक्ट करवाओ जो भी आपकी एरर है उसको, और 30 डेज़ के अंदर है वो वापस से क्या करो,
जैसे ये ऑर्डिनेंस आया, फेलिंग विद इन द एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू बी विड्रॉ, ओके, और फिर वापस से फाइल करो, और अगर आप फेल हो गए 30 दिन में आपने वापस से फाइल नहीं की तो उस केस में ये मान लिया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन विड्रॉ हो गई है, ओके। MCQ बन सकते हैं, इसीलिए मैं इतना डिटेल में जा रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन A default includes a default in respect of a financial debt owed not only to the applicant financial creditor but to any other financial creditor to corporate debtor, ओके। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हेयर बाई नोटिफाई करेगी फॉलोइंग पर्सन्स को हु मे फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग CIRP अगेंस्ट ए कॉर्पोरेट डेटर बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर, गार्जियन, एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी और कोई भी पर्सन जो कि ऑथोराइज किया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। गॉट इट। अब आता है प्रोसीजर्स क्या आप फॉलो करने वाले हो जब अगर आप फाइनेंशियल क्रेडिटर हो। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो फाइल करेगा एप्लीकेशन बाय इटसेल्फ या जॉइंटली अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर बिफोर NCLT इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस। पता ही है भाई। अब इसमें क्या ये लाइन ये ऑलरेडी 5 बार रिपीट कर चुका है कि भाई फाइनेंशियल क्रेडिटर खुद या फिर जॉइंटली किसी और के साथ में जो कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट में NCLT के अगेंस्ट में एप्लीकेशन फाइल करेगा। ये जो एप्लीकेशन है उसकी कॉपी है वो एप्लीकेशन की वो फॉरवर्ड की जाएगी रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर को बाय रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट। और जब जैसे आपने ICIR आप गए NCLT में फाइल कर दी, अब ये जो एप्लीकेशन है ना ये किसके पास जाएगी, जो कॉर्पोरेट डेटर है जिसने डिफॉल्ट किया है उसके पास जाएगी कि भाई हाँ आपके अगेंस्ट में है वो क्या हो गया है CIRP इनिशिएट होने के लिए एप्लीकेशन है वो NCLT को फाइल हो चुकी है। अब फाइनेंशियल क्रेडिटर है अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन वो फर्निश क्या करेगा, एक तो रिकॉर्ड ऑफ द डिफॉल्ट रिकॉर्डेड विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, तो वो रिकॉर्ड ऑफ द डिफॉल्ट देखेगा कि कितने डिफॉल्ट हो चुके हैं। और वो डिफॉल्ट कैसे पता चलेगा उसे, जब वो आयु मैंने आपको बताया था ना, आयु एक डाटाबेस है कंप्लीट, ओके, उसके पास कंप्लीट है। ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ओके, अभी तक इसमें कुछ ज़्यादा डाटा नहीं है, तो अभी ये बन रहा है, आने वाले 10-15 सालों बाद में ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा आयु वाला। लेकिन तभी तक के लिए एक बार लीगल देखो इसका वे कैसे किया था कि आयु से वो उसका डाटा देखेगा कि भाई कहाँ कहाँ पे इन्होंने डिफ़ॉल्ट कर रखा है, ओके। अदर रिकॉर्ड्स को देखेगा कि भाई कोई और एविडेंस भी तो है, तो उसको भी देखेगी NCLT। साथ में नेम देखेगा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का जो कि प्रपोज्ड है टू एक्ट एज एन, तो वो देखो 3 चीज़ देखता है। पहले तो डिफ़ॉल्ट देखेगा, तो उसका डिफ़ॉल्ट जो जिसने फाइल किया उसका तो डिफ़ॉल्ट उसको पता चल जाएगा एप्लीकेशन से। साथ साथ में अदर डिफ़ॉल्ट्स को भी वो यहाँ पे देखेगा, ओके। सेकंड चीज़ वो देखेगा IRP क्या है, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है IRP, ओके, उसका क्या है वो उसको अपॉइंट करेगी। एंड थर्ड चीज़ एनी अदर इन्फॉर्मेशन जो कि बोर्ड यहाँ पे कौन है, IBBI, ओके, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये क्या करेगी, कोई अदर इन्फॉर्मेशन जो भी स्पेसिफाई करती है बोर्ड तो उस चीज़ को इंश्योर करेगी। तो ये 3 काम है वो NCLT के हैं। अब टाइम पीरियड क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिफॉल्ट का NCLT डिटरमाइन भी तो करेगी ना कि यार ठीक है आप बोल रहे हो कि 1 करोड़ का हो गया आपका डिफॉल्ट हो गया वो पे नहीं करा, लेकिन NCLT को भी तो ये चीज़ इंश्योर करनी है ना कि रियल में डिफॉल्ट हुआ हो। अगर डिफॉल्ट हुआ ही नहीं है तो फिर, तो इसीलिए इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो विद इन 14 डेज, यानी कि कितने दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर है, 14 डेज के अंदर है, फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन एज सर्टेन करेगी एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ अदर एविडेंस फर्निश्ड बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर, कि जो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर ने अदर इन्फॉर्मेशन सबमिट की है उसके बेसिस पे वो डिटरमाइन करेगी, ओके, उसके बेसिस पे क्या करेगी वो डिटरमाइन करेगी एविडेंस जो फर्निश किया फाइनेंशियल क्रेडिटर ने कि भाई कितना डिफॉल्ट एग्जिस्ट करता है। साथ में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है जिसका नोट एज सर्टेन है द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट एंड पास एन ऑर्डर विद इन सच टाइम एज स्पेसिफाइड, इट शैल रिकॉर्ड इट्स रीजन इन राइटिंग फॉर द सेम, और इसीलिए वो अपने जो रीजन्स है उसको राइटिंग में रिकॉर्ड करेगी। ऑर्डर क्या देगी, वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो सेटिस्फाइड हो जाती है, इट में आइदर, तो या तो ये क्या करेगी एडमिट कर लेगी, ओके, या फिर वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। एडमिट कब करेगी, जब उसे ये इंश्योर हो जाता है डिफ़ॉल्ट ओकर हुआ है, ओके, साथ में एप्लीकेशन है वो कंप्लीट है एंड कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है वो प्रोपोज्ड रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल IRP को वो अपॉइंट करने वाली है ना उसके अगेंस्ट में कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है वो नहीं पेंडिंग होनी चाहिए। अब ये क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है IRP हमारे जैसे प्रोफेशनल्स होते हैं तो हो सकता है नहीं हमारे भी लीगल केसेस चल रहे हो, तो ये इंश्योर करेगी कि ये साफ़ सुथरा बंदा है, क्योंकि आगे जाके फिर अगर यही घपला करेगा, ये ऑलरेडी घपला कर चुका है, इसका नाम आ चुका है, और आगे जाके फिर से करता है तो फिर ये पूरी प्रोसेस ही खत्म है, क्योंकि ये इसी के ऊपर बेस्ड है। तो एकदम साफ़ सुथरे बंदे को ये यहाँ पे रखेंगे। और रिजेक्ट कब करेगा, जब या तो कोई डिफ़ॉल्ट ही नहीं हुआ या फिर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है या फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है IRP के अगेंस्ट में पेंडिंग चल रही है।
अब देखो नोटिस है टू रेक्टिफाई देगी कि भाई आप एनसीएलटी क्या कहेगी, एनसीएलटी कहेगी भाई आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, ये इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं है, तो आप इसको रेक्टिफाई करो और अगले 7 दिन के अंदर, जिस दिन आपको वो मिल जाती है, अगले 7 दिन के फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को आपको क्या करना है, अपनी रिवाइज्ड एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ओके, डिफेक्ट को रेक्टिफाई करके। अब बात करते हैं कमेंसमेंट ऑफ CIRP। अब जैसे आपने एप्लीकेशन फाइल की, अब NCLT ने एडमिट कर लिया है। अब NCLT ने अगर आपकी एप्लीकेशन को एडमिट कर लिया है, ओके, तो इस केस के अंदर CIRP इनिशिएट हो जाएगा। अब क्योंकि NCLT ने एडमिट की, एडमिट करने का मतलब है कि डिफ़ॉल्ट हुआ है। सेकेंड चीज़, उन्होंने IRP को अपॉइंट कर दिया है, तो अब IRP अपॉइंट हो चुका है, तो फिर यहाँ पे CIRP है वो इनिशिएट हो चुकी है। ओके, वो कमेंस हो जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट हुई उस दिन से है वो आपकी CIRP चालू हो जाएगी। ओके, CIRP चालू। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। ओके, जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने यानी कि हमारी NCLT ने ऑर्डर दिया है वो कम्युनिकेट करेगी ऑर्डर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, या तो फिर वो ये कहेगी कि मैंने एडमिट कर लिया है, या फिर वो कह देगी रिजेक्ट कर दिया मैंने एप्लीकेशन को विद इन 7 डेज एज द केस में भी। तो जो भी केस हो 7 दिन के अंदर अंदर है, या तो वो उसको एक्सेप्ट करने का है या फिर रिजेक्ट करने का है, वो नोटिस दे देगी। इन केस ऑफ एडमिशन टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर द कॉर्पोरेट डेटर, अगर ठीक है, अगर एडमिशन हो गया तो फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर दोनों को जाएगा। ठीक है भाई, नॉर्मल सी बात है ना, जिसके अगेंस्ट में आप चालू करें उसको पता तो होना चाहिए कि मेरे अगेंस्ट में CIRP चालू गया, तो दोनों को नोटिस आएगा। जिसने किया है उसको भी पता होना चाहिए कि भाई जिसने अप्लाई किया कि भाई इसके अगेंस्ट में CIRP चालू करो, तो दोनों बंदों को यहाँ पे पता चलना चाहिए। लेकिन अगर रिजेक्ट ही हो गया तो कॉर्पोरेट डेटर को क्या मतलब है भाई, फाइनेंशियल क्रेडिटर लेके गया, उसकी एप्लीकेशन वही रिजेक्ट होगी, तो कॉर्पोरेट डेटर को मतलब नहीं है, तो सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर को है वो क्या जाएगा, ऑर्डर कम्युनिकेट किया जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या आपने अगर एप्लीकेशन फाइल की थी, ओके, CIRP इनिशिएट हो गया, तो क्या आप एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हो क्या? ओके, तो यहाँ पे बोला है कि रेगुलेशन 30A ऑफ IBBI बोलती है कि जो फॉलोइंग सिनेरियो है वो अराइज हो सकते हैं विड्रॉल के टाइम पे। सबसे पहले बिफोर एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन के एडमिशन से पहले की बात है। ठीक है, आप NCLT को अप्लाई किया, NCLT ने अभी तक उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया और रिजेक्ट भी नहीं किया। अब बताओ यहाँ पे क्या आप विड्रॉ कर सकते हो क्या? तो एन एप्लीकेशन इनिशिएटिंग CIRP में बी विड्रॉन बिफोर इट्स एडमिशन एट एनी टाइम विद द परमिशन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की परमिशन के साथ में आप एनी टाइम उसको क्या कर सकते हो, इनिशिएट कर सकते हो CIRP। अब रूल 8 है IBC का। ओके, वो अब क्या बताता है, आफ्टर एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, तो वंस एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है फर्दर 3 सिनेरियो है वो अराइज हो सकता है। अगर इस टाइम आराम से करो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तक तो कुछ इनिशिएट ही नहीं हो, आप जाके कभी भी एनी टाइम विद द परमिशन ऑफ NCLT से परमिशन लो और विड्रॉ कर लो। सेकेंड चीज़, अब यहाँ पे आफ्टर एडमिशन है। आफ्टर एडमिशन मतलब कि NCLT ने एडमिट कर लिया आपकी एप्लीकेशन। अब 3 चीज़ें यहाँ पे पिक्चर में आती है। बिफोर कंस्टिट्यूशन ऑफ COC, कि COC अभी तक कंस्टिट्यूट नहीं हुई है। ओके, अभी तक सिर्फ IRP अपॉइंट हुआ है, वो अभी COC को कंस्टिट्यूट करेगा। और यहाँ पे अभी हम कह रहे हैं कि नहीं फाइनेंशियल क्रेडिटर गया कि नहीं मेरे को इसके अगेंस्ट में करवानी नहीं है। ओके, तो अप्लीकेंट है वो मेक करेगा एक एप्लीकेशन फॉर विड्रॉवल ऑफ टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी थ्रू IRP। ओके, तो फिर यहाँ पे क्या करेगा, IRP जो है ना वो कहेगा कि भाई विड्रॉ कर रहे हैं हम, CIRP इनिशिएट नहीं करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे कौन करेगा, IRP के थ्रू है वो NCLT को एप्लीकेशन जाएगी विड्रॉवल के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर विड्रॉवल जाएगी स्पेसिफिकली। ओके, ये कब होगा, जब तक COC कंस्टिट्यूट नहीं हुई है। ओके, तब अगर COC कंस्टिट्यूट हो गई है, ओके, अगर COC है वो कंस्टिट्यूट हो चुकी है बट अभी तक इनविटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने इश्यू नहीं किए हैं। ओके, मतलब अगर आपको याद हो प्रोसेस तो क्या होगा, सबसे पहले आप क्रेडिटर हो, आप किसके पास जाते हो, NCLT के पास जाते हो, एप्लीकेशन देते हो, वो एडमिट करता है। एडमिट करने के बाद में वो IRP अपॉइंट कर देता है। IRP अपॉइंट होता है तो वो COC को कंस्टिट्यूट करता है। COC कंस्टिट्यूट हो जाती है तो उसके बाद में फिर वो इसी IRP को यहाँ पे कंफर्म करती है कि ये RP रहेगा या फिर अदर भी हो सकता है। जो RP आएगा वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएगा। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के बेसिस पे वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इन्वाइट करेगा और फिर इसको वो रिजोल्यूशन अप्लीकेंट को सबमिट करेगा। रिजोल्यूशन अप्लीकेंट फिर आगे क्या करेगा, आपको रिजोल्यूशन प्लान है वो सबमिट करेगा। ओके, रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करेगा। इसके बेसिस पर फिर जो RP रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो मैट्रिक्स बनाएगा सबकी इवेल्युएशन की, और फिर मैट्रिक्स बना के फाइनल वो शीट बनाएगा
और फिर उसको COC के सामने प्रेजेंट करेगा। COC फिर उसको या तो अप्रूव कर सकती है या फिर वो रिजेक्ट कर सकती है। अगर वो अप्रूव कर देती है तो फिर आगे NCLT के पास जाएगा। अगर NCLT के पास गई तो फिर वो अप्रूव कर सकती है एंड रिजेक्ट कर सकती है रिजोल्यूशन प्लान को, और इन दोनों रिजेक्ट के केस में लिक्विडेशन हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवाइवल हो जाएगा। ओके, तो ये पूरी लेंथी प्रोसेस थी। तो ये यहाँ का बोल रहा है कि ये जो पूरी प्रोसेस थी आपकी CIRP की, यहाँ पे अगर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आपका IRP हो गया, COC कंस्टिट्यूट हो गया, RP हो गया, IM हो गया, लेकिन EOI से पहले अगर आपने किया, ओके, EOI से पहले अगर आपने किया तो एप्लीकेशन फॉर विड्रॉवल है वो फर्स्टली कंसिडर की जाएगी COC के द्वारा विद इन 7 days ऑफ इट्स रिसिप्ट। तो जो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो कहेगा कि नहीं सर मेरे को नहीं कराना, तो सबसे पहले तो आप COC से जाओ अब, क्योंकि अब मेन पिक्चर में कौन आ गया, COC कंसिडर करेगा कितने दिन में, 7 days के अंदर जो एप्लीकेशन है। ओके, जो विड्रॉवल होगा एप्लीकेशन का वो अप्रूव किया जाएगा बाय द COC विद द 90% वोटिंग शेयर। और COC का यहाँ पे अप्रूवल होगा ना कि विड्रॉवल है, तो वो भी कितना परसेंट लोग चाहिए, 90% लोगों का यहाँ पे अप्रूवल चाहिए। ओके, वोटिंग शेयर्स का, अपॉन विच द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल सबमिट सच विड्रॉवल एप्लीकेंट अलोंग विद द अप्रूवल ऑफ द कमिटी। और अगर ये दोनों हो जाता है 7 दिन के अंदर, वो कंसिडर कर लेते हैं, 90% अप्रूव कर देते हैं कि चलो भाई एप्लीकेशन विड्रॉ करो, हम कोई CIRP नहीं चाहते हैं, तो फिर उस केस के अंदर ठीक है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या कहेगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल NCLT को अप्लाई कर देगा कि भाई ये रहा 90% COC की अप्रूवल 7 दिन के अंदर, और वो कह देगा कि हम एप्लीकेशन विड्रॉ कर रहे हैं। जैसे ही रेजोल्यूशन प्लान प्रोफेशनल सबमिट करेगा ना विड्रॉल एप्लीकेशन विद द अप्रूवल ऑफ कमिटी, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट है वो क्या करेगी, विद इन 3 days ऑफ द अप्रूवल। ओके, तो वो 3 दिन के अंदर है वो उसकी अप्रूवल दे देगी। ओके, अब बात करते हैं अगर इन्विटेशन ऑफ EOI, यानी कि इसके बाद में, अब इसके बाद में आप कभी भी करो, ओके, इसके बाद में अगर आप कभी भी करते हो नीचे वाली स्टेप के अंदर, तो सेम प्रोसीजर स्टिपुलेट हो जाएगी सिनेरियो B वाली। ओके, हाउएवर इन दिस सिनेरियो एप्लीकेंट शैल स्टेट द रीजन जस्टिफाइंग विड्रॉवल फॉर इश्यू ऑफ सच इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ पे एप्लीकेंट को क्या करना पड़ेगा, वो आपको रीजन देगा कि भाई आखिर वो विड्रॉ क्यों कर रहा है। ओके, रीजन क्या है, विड्रॉवल का, फॉर विड्रॉवल, मतलब विड्रॉ कभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर EOI के बाद में करो तो आपको रीजन देना पड़ेगा। उससे पहले अगर आप कर रहे हो और COC के कंस्टिट्यूट होने के बाद कर रहे हो तो वहाँ पे फिर COC की परमिशन लगेगी और 90% वोटिंग पावर चलेगा उनका। ओके, और अगर COC भी कंस्टिट्यूट नहीं हुआ है तो IRP डायरेक्टली कर देगा, ओके, NCLT को। ये विड्रॉवल का सिनेरियोस था। ओके, ये किसकी बात की अपन ने अभी तक हमने बात करी है सिर्फ एप्लीकेशन की। अगर आप विड्रॉवल कैसे करोगे एप्लीकेशंस का, ओके, क्या क्या पॉइंट पढ़े एक बार मैं ब्रीफ करता हूँ वापस से। तो फर्स्ट इज़ कि अपन रिकॉर्ड करते हैं डिफ़ॉल्ट को। ओके, रिकॉर्ड ऑफ द डिफ़ॉल्ट हुआ, उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि टाइम पीरियड क्या है हमारा डिफ़ॉल्ट को डिटरमाइन करने का, जो कि कितना था टाइम पीरियड, 14 days का। ओके, 14 दिन के अंदर है वो NCLT डिटरमाइन करेगा डिफ़ॉल्ट हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद में वो ऑर्डर इशू करेगा। ओके, और कोई भी डिफेक्ट हुआ तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए बोलेगा। फिर जैसे ही अगर वो अप्रूव कर देता है तो CIRP इनिशिएट हो जाएगी, ऑर्डर को कम्युनिकेट करेगा। ओके, अब यहाँ पे अगर वो विड्रॉ करना चाहते हैं तो उनके पास विड्रॉवल के ये सिनेरियोस हैं। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है कि इनिशिएशन हो जाएगी CIRP का बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो यहाँ पे अपना फाइनेंशियल क्रेडिटर कंप्लीट हो गया। ओके, एक तरह से अभी अपन देखते हैं कि अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर करेगा तो सेम प्रोसीजर में कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले देखो बाकी सारी प्रोसेस आगे से सेम है, लेकिन NCLT के पास जाने से पहले उसे कुछ काम और करने पड़ेंगे। NCLT के पास गया ना, यहाँ पे देखो ये हमारी साइड में चल रही है ना, ये पूरी प्रोसेस है। ये कौन था, फाइनेंशियल क्रेडिटर। लेकिन अगर यही ऑपरेशनल क्रेडिटर होता है ना तो ये यहाँ पे डायरेक्टली नहीं जाएगा। ये पहले क्या करेगा, मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। ये पहले क्या करेगा, इनिशियली ये क्या करेगा, एक डिमांड ऑर्डर है वो क्या करेगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो कॉर्पोरेट डेटर को भेजेगा। ओके, उसमें वो कहेगा कि ये जो पेमेंट है वो उसका पेंडिंग है। ओके, और पेमेंट को वो विद इन 10 days है वो रीपे करेगा, अदरवाइज वो फिर IBC में चला जाएगा। ओके, और ये ऑर्डर कैसे जाएगा, ये नोटरी के थ्रू उसको जाएगा, लॉयर के थ्रू, नोटरी के थ्रू है वो उसको लीगली स्टाम्प पे लिख के भेजेगा। ओके, और अब यहाँ पे क्या करेगा, या तो कॉर्पोरेट डेटर ही अप्लाई करेगा कि हमारे बीच में कोई डिफ़ॉल्ट चल रहा है, कि एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट है इसलिए मैंने पे नहीं किया है, तो मतलब वो चीज़ें कंफर्म कर देता है, या फिर पेमेंट करेगा तो उसके अगेंस्ट में CIRP इनिशिएट नहीं होगी। ओके,
लेकिन अगर वो दोनों ही चीज़ें नहीं करता है 10 डेज़ के अंदर, तो फिर ये बंदा जो है वो क्या कर सकता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर एनसीएलटी के पास चला जाएगा। तो ये ऊपर वाली प्रोसीजर एडिशन में आ गई है। ओके, सी सर्विंग ऑफ डिमांड नोटिस, तो डिमांड नोटिस सर्व करना पड़ेगा ऑन द ओकरेंस ऑफ डिफॉल्ट। तो जैसे डिफॉल्ट हुआ ना, ऑपरेशनल क्रेडिटर फर्स्ट सेंड ए डिमांड नोटिस एंड ए कॉपी ऑफ इनवॉइस। अब वो डिमांड नोटिस के साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जाएंगे, क्या क्या, एक तो डिमांड नोटिस जाएगा, ओके, प्लस क्या जाएगा, इनवॉइस की कॉपी जाएगी, ओके, फिर और क्या जाएगा, ऑफ द कॉर्पोरेट इन सच फॉर्म एंड मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। डिमांड नोटिस का मतलब क्या है, सर्व किया जाएगा ऑपरेशनल क्रेडिटर को, कॉर्पोरेट डेटर को, डिमांडिंग पेमेंट, कि भाई मेरे को मेरा पेमेंट करो, बात खत्म करो, ओके, कि भाई आपने डिफॉल्ट किया, अब मुझे मेरा पेमेंट करो, मुझे मतलब नहीं है। ऑन रिसिप्ट ऑफ डिमांड नोटिस बाय द कॉर्पोरेट डेटर, द कॉर्पोरेट डेटर शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 10 डेज, ओके, 10 दिन के अंदर अंदर है, 10 डेज के अंदर अंदर है, वो क्या करेगा, of the receipt of the demand notice or copy of the invoice bring to the notice of the operational creditor above। ऑपरेशनल क्रेडिटर के नोटिस में लेके आएगा क्या चीज़, कि भाई यहाँ पे डिफॉल्ट एग्जिस्ट करता है, ओके, इफ एनी रिकॉर्ड ऑफ द पेंडेंसी ऑफ द सूट और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग फाइल्ड बिफोर द रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस और इनवॉइस इन रिलेशन टू द सच डिस्प्यूट, तो जो भी डिस्प्यूट के अगेंस्ट में है वो उसको नोटिस देगा। सेकेंड चीज़, द पेमेंट ऑफ अनपेड ऑपरेशनल डेब्ट, ओके, कि भाई विद इन 10 डेज है, जो भी अनपेड ऑपरेशनल डेब्ट है वो उसको पे करेगा, और ये अटेस्ट कॉपी जाएगी, ओके, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र की। और इसके लिए वो कंफर्म कैसे करेगा, अटेस्टेड कॉपी देगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र करने की, या फिर जो भी उसके पास में बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की होगी वो। इन कैश करेगा एक चेक इशू बाई कॉर्पोरेटर। पहले पता है यहाँ पे क्या होता था, पहले यहाँ पे चेक वाला भी सिस्टम लिखा हुआ था कि आपको अपना बैंक स्टेटमेंट देना है। जो ऑपरेशनल क्रेडिटर होता था ना, उसके ऊपर था कि आपको अपना ना लीगल यहाँ पे इनवॉइस कॉपी देनी पड़ेगी, और साथ में यहाँ पे है ना, ये देखो प्लस लिखा है ना 26 वाला, 26 देखो यहाँ पे फॉर्म जाएगा आईबीसी के लिए। यहाँ पे पहले ये था कि आपको बैंक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा कि आपको कोई पेमेंट यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ है, ओके, यहाँ पे, और वो भी इंडियन बैंक का। तो वो ये चीज़ बहुत गलत हो जाती थी, क्योंकि मान लो फॉरेन वाले बंदे हैं तो उनके पास तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था, ओके, तो वो कैसे सबमिट करते। तो यही चीज़ क्या है कि डिस्प्यूट का, पेमेंट ऑफ अनपेड ऑपरेशनल डेब्ट है, वो चीज़ का प्रूफ जाएगा। एंड अगर ये दोनों ही हो जाता है तो फिर उसके बाद में फिर वो एप्लीकेशन करेगा इनिशिएशन ऑफ CIRP बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर। फिर वो सेम प्रोसेस है, वो एप्लीकेशन फाइल करेगा, ओके, एनसीएलटी को, वो फिर प्रोवाइड करेगा डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट में ये इनवॉइस की कॉपी, डिमांड नोटिस जाएगा, एफिडेविट जाएगा, सर्टिफिकेट जाएगा। सर्टिफिकेट किस चीज़ का, कि भाई ये ऑपरेशनल क्रेडिटर ने कन्फर्म किया है कि यहाँ पे कोई भी अनपेड पेमेंट या वगैरह ये नहीं है, इफ़ अवेलेबल। कॉपी ऑफ रिकॉर्ड विथ आयु के पास में जो भी कॉपी ऑफ रिकॉर्ड होगी वो देगा, कंफर्म करेगा कि कोई पेमेंट है वो अनपेड नहीं है ऑपरेशनल डेब्ट का बाय द कॉर्पोरेट डेटर, ओके, और कोई एनी अदर प्रूफ जो भी उसको लगे नेसेसरी है, और कोई एनी अदर इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सबमिट की जाएगी, ओके। उसके बाद में एप्लीकेशन क्या कर लेगी, या तो एनसीएलटी उस एप्लीकेशन को एडमिट कर लेगी, ओके, या तो उसको वो एडमिट कर सकती है, या फिर वो यहाँ पे रिजेक्ट कर देगी, ओके। रिजेक्ट कर देगी तो अगेन कुछ नहीं हो सकता, एडमिट कर देती है तो फिर वो आगे वाली चीज़ें होंगी। अगेन यहाँ पे भी अगर कोई डिफेक्ट होगा तो वो 14 डेज़ के अंदर रेक्टिफाई करवाएगी, ओके। अब बात आती है कि 14 डेज़ में, मतलब ये इसको 14 डेज़ में डिसाइड करना है, और कोई अगर वो रिकॉर्ड में मतलब गलत होता है तो वो उसको क्या करेगी, करेक्ट करवाएगी, और 7 डेज़ का यहाँ पे टाइम लिमिट दिया हुआ है, ओके। अब बात करते हैं, वो IRP को अपॉइंट करेगी, फिर वो ऑर्डर देगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ओके। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एडमिट कर लेती है एप्लीकेशन को तो वो कम्युनिकेट करेगी डिसीजन क्रेडिटर को, ओके, ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर दोनों को। और अगर रिजेक्ट कर देती है तो वो सिर्फ ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर को कम्युनिकेट करेगी कि भाई आपकी जो है एप्लीकेशन या तो इनकम्प्लीट है, या फिर पेमेंट है वो अनपेड है, या फिर क्रेडिटर है वो डिलीवर नहीं किया है इनवॉइस, या फिर कोई नोटिस, मतलब इन कारणों से वो क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें उसको कंफर्म हो जाती है तो वो एडमिट कर लेगी, कंप्लीट होगी, कोई भी पेमेंट है वो अनपेड नहीं है ऑपरेशनल डेब्ट का, ठीक है, या फिर इनवॉइस या नोटिस ऑफ पेमेंट है वो कॉर्पोरेट डेटर को वो डिलीवर हो गया है, कोई नोटिस नहीं है डिस्प्यूट का। तो ये सारी चीज़ें अगर कंफर्म हो जाती है, जो ऊपर अपनी कंडीशन पड़ी थी तो वो कंफर्म हो जाती है, तो वो उसको एडमिट कर लेगी। अदरवाइज वो क्या करेगी, यही चीज़ें उल्टी लिखी हुई है यहाँ पे, तो वो रिजेक्ट कर देगी। अब उसके बाद में बात करते हैं, दैट इज़ द विड्रॉवल ऑफ एप्लीकेशन बिफोर और आफ्टर एडमिशन। यहाँ पे भी क्या बिफोर और आफ्टर वाला सेम प्रोसीजर है, हाँ सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो होना है,
ओके और उसके बाद में IRP इनिशिएट हो जाएगा जो कि सेक्शन 9 के अंदर है। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है वो कमेंस हो जाएगी। ओके इनिशिएशन ऑफ CIRP बाय कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। अब देखो यहाँ पे हमारा ऑपरेशनल क्रेडिटर भी सेम हो गया, क्योंकि ऊपर वाला बाकी सारी चीज़ें सेम रहनी है, बस यहाँ पे इनिशियल जो चीज़ें चेंज आई थी ना, वो एक तो ये डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट एक्स्ट्रा आया था, और सेकंड चीज़ ये जो ऊपर में बोल रहा था ना आपको कि डिमांड ऑर्डर जाएगा, फिर वो ये वाली प्रोसेस एडिशनल है। बाकी फिर कंटिन्यूस EOI RA रेजोल्यूशन प्लान बनेगा, RP मैट्रिक्स बनाएगा, फिर फाइनल शीट बनेगी, COC कंस्टिट्यूट होगी। अब COC का कंस्टिट्यूशन अपन आगे देखेंगे, उसमें सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इन्वॉल्व होता है, वो एडमिट करेगी या रिजेक्ट करेगी, एंड ये फिर ऐसे आगे जाने वाला है। ओके तो ये वाली प्रोसेस यहाँ पे हमारी कंप्लीट हुई। उसके बाद में आया इनिशिएशन कैसे होगा CIRP का, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट के द्वारा। ओके कॉर्पोरेट एप्लीकेंट यानी कि कॉर्पोरेट डेटर खुद अपने अगेंस्ट में कैसे CIRP इनिशिएट करवा सकता है, ये उसकी प्रोसेस है। ओके कमेंसमेंट ऑफ डिफॉल्ट, जब भी कोई कॉर्पोरेट डेटर यानी कि मान लो रिलायंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो रिलायंस है, अगर उन्होंने किसी का डिफ़ॉल्ट किया है, ओके उन्होंने अडानीज का पैसा नहीं दिया है, ओके तो डिफ़ॉल्ट कर देता है, तो एक कॉर्पोरेट एप्लीकेंट देयर ऑफ में फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग CIRP। तो वो CIRP इनिशिएट करने के लिए कॉर्पोरेट एप्लीकेंट खुद क्या कर सकता है, अपने अगेंस्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। एप्लीकेशन है वो फाइल की जाएगी ऐसे फॉर्म के अंदर एंड ऐसे पर्टिकुलर के साथ में जैसा डिटरमाइन किया जाएगा। ओके कॉर्पोरेट एप्लीकेंट मीन्स को इस अब एप्लीकेंट का मीनिंग कौन कौन होता है, एक तो कॉर्पोरेट डेटर खुद हो गया, या फिर मेंबर या पार्टनर हो गया कॉर्पोरेट डेटर का, जो कि ऑथराइज्ड है टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर द CIRP अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर्स। ओके कॉर्पोरेट डेटर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक कंपनी के लिए MOA एंड AOA होते हैं। ओके तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी बंदा ऑथोराइज्ड है, मेंबर पार्टनर, ठीक है, वो भी फाइल कर सकता है। कोई भी इंडिविजुअल जो कि इंचार्ज है मैनेजिंग द ऑपरेशन का, वो भी कर सकता है, या फिर एक पर्सन जिसके पास में कंट्रोल एंड सुपरविजन है पूरे फाइनेंशियल अफेयर्स का, तो वो हो सकता है। अब देखो यहाँ पे बोल ही दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कॉर्पोरेट पर्सन है तो वहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा, और अगर पार्टनरशिप फर्म है LLP है तो वहाँ पे इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट है वो आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। ओके तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा, यहाँ पे ये बात बोली थी। उसके बाद में वो इन्फॉर्मेशन फर्निश करेगा। इन्फॉर्मेशन किस किस चीज़ की, एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होंगे, ओके एंड अदर कोई डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए हो तो। सेकेंड चीज़ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज ए इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड स्पेशल रेजोल्यूशन है वो पास किया गया है शेयर होल्डर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर्स के द्वारा। ओके और अब देखो अगर आप अपने अगेंस्ट में रेजोल्यूशन प्लान IRP इनिशिएट कराना चाहते हो ना CIRP, तो आपको अपने कंपनी के शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। ओके कि ऐसे नहीं कर सकते हो, यानी कि 3/4 ऑफ द टोटल मेंबर है वो एग्री होने चाहिए, तभी आप अपने अगेंस्ट में CIRP इनिशिएट करा सकते हो। तो तीन चीज़, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे अगर आप रेजोल्यूशन आप किसको IRP अपॉइंट करना चाहते हो। ओके एंड थर्ड स्पेशल रेजोल्यूशन जिसमें 3/4 ऑफ द मेजोरिटी है वो क्या करेंगे, वहाँ पे एग्री करते हैं, अप्रूव करते हैं फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन को। तो ये इन्फॉर्मेशन सारी फर्निश की जाएगी। अब NCLT के हाथों में है, NCLT या तो उसको एडमिट कर लेगी या फिर उसको रिजेक्ट कर सकती है। ओके अगेन कितने दिन में करेगी, 14 डेज़ का ही टाइम है, हर जगह पे 14 डेज़ का ही टाइम मिलता है NCLT को, या तो वो एडमिट करेगी या रिजेक्ट करेगी। एडमिट तब करेगी अगर वो कंप्लीट है, कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है वो पेंडिंग नहीं है अगेंस्ट द IRP, ओके तो उस केस के अंदर इसको अप्रूव कर देगी, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देगी। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो बिफोर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन नोटिस देगी एप्लीकेंट को टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स इन हिज एप्लीकेशन विद इन 7 डेज। अगर कोई डिफेक्ट हुआ तो 7 दिन के अंदर उसको रेक्टिफाई करने का भी बोलेगी। अब कमेंसमेंट ऑफ IRP, अब कमेंसमेंट कब होगा IRP का, जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है वो कमेंस हो जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन जैसे ही एडमिट होगी उस दिन से, जिस दिन से डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन है वहाँ से CIRP है वो कमेंस हो जाएगा। गॉट इट। उसके बाद में सबमिशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ CIRP। ओके
CIRP को इनिशिएशन कैसे होगा, सस्पेंशन कैसे हो जाएगा, मतलब कि IRP CIRP इनिशिएट हो गई थी और वो भी सस्पेंड हो जाएगी। सस्पेंड कब होगी, अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे वो भी खत्म हो गया है, बस सेम प्रोसीजर है। ओके, IRP इनिशिएट होने के बाद में सेम प्रोसेस फॉलो होनी है, बस यहाँ तक का था कि यहाँ पे मतलब ये चीज़ें अगर आप कॉर्पोरेट डेटर खुद अप्लाई करता है तो ये एडिशनल चीज़ें उसे करनी है। उसके बाद में क्या होगा, अगर वो अप्रूव कर लेती है तो वही भाई सबसे पहले अगर यहाँ पे NCLT अप्रूव कर लेगी तो वो IRP को अपॉइंट करेगी, फिर COC कंस्टिट्यूट होगी, फिर RP आएगा, फिर IM आएगा, फिर EOI इशू होगा, फिर रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो रेजोल्यूशन प्लान लेके आएगा, उसकी मैट्रिक्स बनाएगा, फाइनल शीट बनाएगा, वो COC को जाएगी, वो अप्रूव करेगी या रिजेक्ट करेगी। फिर अगर वो अप्रूव कर देती तो वो NCLT के पास जाएगी एंड अप्रूव होगी या फिर रिजेक्ट होगी। तो यही सेम प्रोसेस है, वो तीनों में ऑपरेशनल क्रेडिटर हो या फिर कॉर्पोरेट डेटर खुद करो, बाकी लगेगी। इनिशियली है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर में तो एकदम डायरेक्ट प्रोसेस है, और ऑपरेशनल क्रेडिटर में वो डिमांड ऑर्डर के थ्रू आओगे, और अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हो अपने केस में तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन है वो मेनली पास करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद में आता है सस्पेंशन कब हो जाएगा, तो ये देखो सेक्शन 7 था वो हमारा किसका था, फाइनेंशियल क्रेडिटर का था, 9 था वो ऑपरेशनल क्रेडिटर का था, एंड 10 था वो हमारा कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ था। तो नो एप्लीकेशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ CIRP ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर शैल बी फाइल्ड फॉर एनी डिफॉल्ट अराइजिंग ऑन और आफ्टर। देखो अब ये क्या था, सेक्शन 10A था। ओके, 10A में क्या किया था, अमेंडमेंट किया था। क्यों, जब कोविड लग गया था तो बहुत लोगों ने डिफ़ॉल्ट कर दिया था, तो अब इसी चीज़ में क्राइसिस को बचाने के लिए 6 महीने तक के लिए, 6 महीने या फिर फर्दर पीरियड जो कि 1 साल से ज़्यादा नहीं होगा, ओके, तब तक के लिए पूरे IBC को सस्पेंड किया था कि कोई भी सेक्शन 7, 9 और 10 ये 3 ही एंट्री के रूट है, और इन तीनों पे ही रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि इनके अंदर कोई भी है वो 25 मार्च 2020 से फर्दर डेट जो कि 6 महीने या फिर अगर गवर्नमेंट करती भी है तो मैक्सिमम 1 साल के लिए वो क्या करेगी, उसको आगे बढ़ा सकती है। तब तक कोई भी है वो रेजोल्यूशन इसके लिए IBC के लिए वो फाइल नहीं की जाएगी।